मौलिक अधिकारों की कहानी असल में एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र है और ये सफ़र भारत की आज़ादी से भी बहुत पहले शुरू हो गया था। ये सिर्फ कानूनों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये संघर्ष, विकास और उम्मीद की एक पूरी गाथा है। तो कभी सोचा है कि हमारे ये सबसे बेसिक राइट्स, ये अधिकार आखिर आए कहां से? इसका जवाब ना सदियों के संघर्ष और क्रांति की कहानी में छिपा है। चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो इस कहानी की जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना होगा। चलना होगा आज से करीब 800 साल पहले, 13वीं सदी के इंग्लैंड में। यहीं पर पहली बार नागरिकों के अधिकारों का आइडिया कागज पर उतरा और इसने हमेशा हमेशा के लिए इतिहास को बदल कर रख दिया। और इस कहानी के सेंटर में है एक राजा, किंग जॉन। इतिहास ना उन्हें एक बहुत ही क्रूर और मनमाने शासक की तरह याद करता है। और मजे की बात यह है कि उन्हीं की ज्यादतियों ने अनजाने में ही सही अधिकारों की उस पहली चिंगारी को हवा दी, जिसकी गूंज हमें आज भी सुनाई देती है। तो किंग जॉन करते क्या थे? वो लगातार लड़ाइयां लड़ते रहते थे। और इन लड़ाइयों का खर्चा कहाँ से आता था? वो आता था अपने ही सामंतों और मंत्रियों पर भारी भरकम टैक्स लगाकर। और सोचिए, कोई टैक्स नहीं दे पाता तो बस उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त और उसे बिना किसी सुनवाई के सीधा जेल में डाल दिया जाता था। अब जाहिर है इन सबसे तंग आके सारे सामंत एक साथ आए और उन्होंने किंग जॉन को एक डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए मजबूर कर दिया। और इस डॉक्यूमेंट का नाम था मैग्ना कार्टा। और ये इतिहास में पहली बार हुआ था जब ये सिद्धांत बना कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, राजा भी नहीं। और बस यही से मैग्ना कार्टा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि ये दुनिया भर के संविधान बनाने वालों के लिए एक तरह का एक इंस्पिरेशन बन गया। अब कहानी में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं करीब 500 साल आगे। यही आइडिया अटलांटिक पार करके एक नए नए आज़ाद हुए देश तक पहुंचता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए, हैरानी की बात यह है कि जब अमेरिका का संविधान बना ना, तो उसमें नागरिकों के अधिकारों का कोई सीधा जिक्र था ही नहीं। इस कमी को पूरा करने के लिए सामने आए जेम्स मैडिसन। उन्होंने मैग्ना कार्टा से प्रेरणा ली और 10 संशोधनों का एक सेट तैयार किया, जिसे आज पूरी दुनिया बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानती है। और इसी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच और धर्म की आज़ादी जैसे बेसिक राइट्स की गारंटी दी। चलिए अब कहानी को वापस अपने देश भारत लेकर आते हैं। यहां भी हालात कुछ अलग नहीं थे। ब्रिटिश राज के तहत अधिकारों के लिए जो लड़ाई थी ना, वो दशकों तक चली। सोचिए, हमारे पास तो बेसिक अधिकार तक नहीं थे, फंडामेंटल राइट्स के तो बात ही बहुत दूर थी। इस दिशा में जो पहला कदम था वो 1895 में स्वराज बिल के जरिए उठाया गया, जो लोकमान्य तिलक के विचारों से प्रेरित था। और इसके बाद तो एक एक करके कई अहम पड़ाव आए, जैसे नेहरू रिपोर्ट, फिर पूर्ण स्वराज की घोषणा और फिर कराची रेजोल्यूशन। इन सब ने मिलकर हमारे अधिकारों की नींव रखी। उस वक्त अंग्रेजों का एटीट्यूड कैसा था? उनका कहना था कि भारतीय तो मतलब अपना संविधान खुद बना ही नहीं सकते। और इसी अपमानजनक सोच का जवाब देने के लिए हमारे नेताओं ने कमर कस ली थी। और इस चुनौती का जवाब देने का मौका भी जल्द ही मिल गया। अंग्रेजों ने भारत में रिफॉर्म्स के लिए साइमन कमीशन भेजा। और पता है इसमें क्या था? एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जरा सोचिए, ये एक तरह से पूरे देश का अपमान था। और फिर क्या था? पूरा देश इसके विरोध में खड़ा हो गया। हर शहर, हर गली से बस एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक। तो साइमन कमीशन के जवाब में भारतीय नेताओं ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार की। और ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी, ये अंग्रेजों को एक मुंहतोड़ जवाब था। ये भारत का अपना संविधान बनाने का पहला एक सॉलिड अटेम्प्ट था, जिसमें 19 फंडामेंटल राइट्स की एक पूरी डिटेल्ड लिस्ट थी। लेकिन अंग्रेजों ने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज, यानी सिर्फ डोमिनियन स्टेटस नहीं, बल्कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी। और इसी ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए बाद में 26 जनवरी को ही हमारा गणतंत्र दिवस चुना गया। फिर आया 1931 का कराची रेजोल्यूशन, और इसने आज़ाद भारत के विजन को और भी ज्यादा क्लियर कर दिया। इसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं थी, बल्कि पहली बार एक नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का भी जिक्र था। मतलब ये सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, ये इस बात का ब्लूप्रिंट था कि आज़ाद भारत दिखेगा कैसा। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां से संविधान बनाने के लिए एक फॉर्मल बॉडी, यानी हमारी संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बनने की प्रक्रिया शुरू होती है।
तो ये आइडिया आया कहाँ से? सबसे पहले इसका सुझाव दिया एमएन रॉय ने। फिर काफी सालों बाद 1942 में क्रिप्स मिशन के तहत अंग्रेजों ने पहली बार माना कि हाँ, भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। और फाइनली 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारी संविधान सभा बनकर तैयार हुई। और इस संविधान सभा ने जो काम किया वो कोई छोटा मोटा काम नहीं था। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार करने में इन्हें पूरे 2 साल, 11 महीने और 17 दिन लगे। जरा सोचिए। अब देखिए, जब संविधान बन रहा था तो हमारे नेताओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक दुविधा थी, और उन्होंने उसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक बहुत ही समझदारी भरा हल निकाला। सवाल बहुत सीधा था। एक ऐसा देश जो अभी-अभी आज़ाद हुआ है, जिसके पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, जो बंटवारे और गरीबी से जूझ रहा है, वो अपने हर नागरिक को हर तरह का अधिकार एक साथ कैसे दे सकता है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे होगा? तो डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल जैसे दूरदर्शी नेताओं ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहले थे फंडामेंटल राइट्स, जैसे बोलने की आज़ादी, जिन्हें फौरन गारंटी दी गई और जिन्हें आप कोर्ट में जाकर लागू करवा सकते हैं। और दूसरे थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जैसे काम का अधिकार। ये सरकार के लिए भविष्य के लक्ष्य थे। मतलब जैसे जैसे देश के पास रिसोर्सेज आएंगे, सरकार इन्हें पूरा करने की कोशिश करेगी। और इसी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की वजह से हमारे संविधान के पार्ट 3 में हमें वो 6 फंडामेंटल राइट्स मिले जो आज हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव हैं। ये वो अधिकार हैं जिनकी गारंटी खुद अदालतें देती हैं। लेकिन ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि ये अधिकार काम कैसे करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ये अनलिमिटेड नहीं है। इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कुछ वाजिब पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, देश की सुरक्षा वगैरह के लिए। दूसरी बात, कुछ राइट्स सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं और कुछ सबके लिए। और सबसे जरूरी बात, नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21, यानी जीने का अधिकार और अपराधों से संरक्षण, इन्हें छोड़ के बाकी सभी अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें क्या बताती है? यही कि ये अधिकार हमें किसी ने थाली में सजाकर नहीं दिए। ये एक बहुत लंबे और मुश्किल संघर्ष का नतीजा है। तो सवाल ये उठता है कि आज इन कीमती अधिकारों को बनाए रखने में, इनकी हिफाजत करने में हमारी क्या भूमिका है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।